फांद कर लॉन में दाखिल हो जाती है और मिट्टी के सातों चूल्हों के पास जाकर लात मार मार कर सातों मिट्टी के चूल्हे तोड़कर जैसे अपने कमरे से निवेदिता के बनाई मिट्टी के चूल्हों तक गई थी, ठीक उसी तरह से अपने कमरे में वापस आकर बेड पर लेटकर सो जाती है। अगली सुबह ठंड में ठिठुरती हुई जैकेट पहने निवेदिता जब लॉन में खाना बनाने जाती है तो टूटे हुए चूल्हे को देखकर ये किसने किया? रात में तो सभी चूल्हे सही सलामत थे। उसके बंगले की बालकनी में स्वेटर पहने खड़ी अपनी जेठानी सुरभि और उसकी नंद की हंसी सुनकर ये जरूर मेरी जेठानी जी की हरकत होगी। वही मुझसे जलती हैं, उन्होंने ही ऐसा किया होगा। अपनी देवरानी की बात सुनकर सुरभि, देवरानी जी, तुम तो मुझ पर इल्जाम इतने कॉन्फिडेंस से लगा रही हो जैसे तुमने अपनी आंखों से मुझे चूल्हे तोड़ते हुए देखा हो। देखा तो नहीं, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि ये काम तुम्हारा ही हो सकता है। मेरी भोली भाली गांव की गंवार देवरानी जी, किसी पर इल्जाम लगाने से पहले पुख्ता सबूत होने चाहिए। आपके चूल्हे तोड़ने का काम किसी कुत्ते का भी हो सकता है। ठीक है, मेरे शहर की पढ़ी लिखी चालाक जेठानी जी, अभी मेरे पास कोई सबूत नहीं है तो मैं कुछ नहीं बोल सकती, लेकिन अगली बार ध्यान रखूंगी कि मेरे मिट्टी के चूल्हे कोई ना तोड़ पाए। दोनों देवरानी जेठानी की बहस सुनकर उनकी पड़ोसने ललिता और विमला शॉल ओढ़े हॉल में बैठी निवेदिता की सास रूपवती के पास जाकर, रूपवती, तुम और गुंजन भी तो देवरानी जेठानी हो, लेकिन आज तक हमने तुम दोनों को कभी लड़ते हुए नहीं देखा। लेकिन तुम दोनों की बहुओं को हमने कभी एक साथ प्यार से बात करते हुए भी नहीं देखा। जब भी देखा आपस में लड़ते झगड़ते ही देखा है। अब क्या करूं, मैं तो खुद उन्हीं की लड़ाई से परेशान हूँ। न सिर्फ तुम बल्कि हम भी। अब आ ही गई हो तो चाय पी कर ही जाना। चाय कैसे बनाऊं मम्मी जी? मिट्टी के चूल्हे तो टूटे पड़े हैं। अब बड़बड़ाती हुई निवेदिता हॉल में आती है। निवेदिता बहू, मिट्टी के चूल्हे टूट गए तो क्या हुआ, अपनी मॉड्यूलर रसोई भी तो है। मम्मी जी, आपको तो पता है ना मुझे मॉड्यूलर रसोई में खाना बनाना नहीं आता है। मैं पहले मिट्टी के चूल्हे बनाऊंगी, उसके बाद ही आप सबको चाय और खाना मिलेगा। गुस्से में बड़बड़ाती हुई निवेदिता स्टोर रूम में जाकर गेंती, फावड़ा और तसला ले आती है और लॉन के एक कोने से गेंती से मिट्टी खोदकर फावड़े से मिट्टी तसले में भरकर टूटे हुए चूल्हे के पास लाकर इकट्ठा करके उसे मिट्टी में चावल की भूसी और पानी मिलाकर फावड़े से मिक्स करने लगती है। तब तक विमला और ललिता भी अपने घर चली जाती हैं। लॉन में शॉल ओढ़े खड़े रूपवती और अखिलेश जी ठंड से ठिठुरती हुई निवेदिता को ठंडी मिट्टी से चूल्हा बनाते देखकर, अरे बहू, तुम ठंड में क्यों परेशान हो रही हो? जब घर में मॉड्यूलर किचन है तो आज उसी में खाना बना लो। मिट्टी से चूल्हे बना रही निवेदिता, पापा जी, आप तो जानते ही हैं कि मुझे इलेक्ट्रिक चूल्हे या गैस चूल्हे पर खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। ठीक है बहू, जो जी में आए करो। अखिलेश जी और रूपवती जी वहां से हॉल में चले जाते हैं। उनके जाने के बाद निवेदिता अपने बंगलों की बालकनी में खड़ी सुरभि और सीमा की बातें सुनती है। कुछ लोग कुत्ते की दुम की तरह होते हैं, जिन्हें जितना चाहे सीधा करने की कोशिश की जाए वो रहते टेढ़े के टेढ़े ही हैं, जैसे कि मेरी देवरानी। उन्हें कुछ भी समझाने की कोशिश करना बेकार है। वो गांव की गंवार जो है। 4 किताबें पढ़ लेने से और शहर में पैदा हो जाने भर से कोई समझदार नहीं हो जाता। भाभी जी, अब मैं चलती हूँ, मुझे रियाज करना है। निवेदिता को ताना मारकर उसकी जेठानी और उसकी नंद बालकनी से चली जाती है और निवेदिता सुबह से शाम होने तक जब तक उसके सातों चूल्हे नहीं बन जाते वो लॉन से एक सेकंड के लिए भी नहीं हिलती। सुबह से शाम तक चूल्हे बनाने के कारण निवेदिता को ठंड में भी पसीना आ जाता है और पसीना पोंछती हुई निवेदिता, मैंने तो चूल्हे बना लिए और आज रात का खाना भी सातों चूल्हों पर बनाऊंगी, लेकिन मैं भी देखती हूँ कि तुम्हारे घर पर आज इलेक्ट्रिक चूल्हा कैसे चलता है, जेठानी की बच्ची। पसीना पोंछती हुई और मिट्टी से सनी निवेदिता हॉल के अंदर जाती है तो सोफे में बैठे उसके सास ससुर, बहू, तुम सुबह से चूल्हे बना रही हो, थक गई होगी, आज तुम आराम कर लो। दोपहर की तरह ही रात का खाना भी होटल से मंगवा लेते हैं। नहीं मम्मी जी, खाना तो मिट्टी के सातों चूल्हों पर ही बनेगा। बोलते हुए निवेदिता अपने कमरे में जाकर कमरे से अटैच्ड बाथरूम का गीजर ऑन करके गर्म पानी से नहाकर जल्दी से साड़ी और जैकेट पहनती है और लॉन में आकर मिट्टी के सातों गीले चूल्हों के बीच सूखी घास रखकर आग लगा देती है। ये हो गया खाना बनाने का इंतजाम। अब मैं अपनी जेठानी का भी कुछ इंतजाम करती हूँ। सुबह वो बहुत उछल रही थी ना। अब निवेदिता सबसे नजरें छुपाकर हाथ में प्लास ली अपने बंगलों से निकलकर सुरभि के बंगलों के लॉन के दरवाजे से होती हुई बंगलों के पावर बोर्ड तक पहुंच जाती है और मीटर से बंगलों तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने वाला वायर काट कर चुपचाप जैसे गई थी वैसी वापस अपने लॉन में चूल्हों के पास आकर खाना बनाने की तैयारी करने लगती है। जिस वक्त निवेदिता ने कनेक्शन कट किया था उस वक्त सुरभि किचन में इलेक्ट्रिक चूल्हे पर सब्जी बना रही थी। तभी पावर कट होते ही ये क्या हुआ, इस लाइट को भी अभी जाना था। अब मैं खाना कैसे बनाऊंगी? तभी खिड़की से आती हुई बल्ब की रोशनी देखकर, पड़ोस में तो लाइट है, फिर हमारे यहाँ लाइट कैसे नहीं है? कहीं ये किसी की साजिश तो नहीं है?
सुरभि का शक अपनी देवरानी की तरफ था। वो जब तक हॉल में अपने पति सास ससुर के पास आती तब तक सीमा ने मोमबत्ती जलाकर उजाला कर दिया था। अरे एक तो वैसे भी इलेक्ट्रिक चूल्हे में खाना बनाने में बहू इतनी देर लगा देती है, ऊपर से ये लाइट भी न जाने कब तक आएगी। जब तक इलेक्ट्रिशियन नहीं आएगा तब तक लाइट भी नहीं आएगी पापा जी। तुम कहना क्या चाहती हो बहू? बालकनी में चलकर खुद ही देख लीजिए पापा जी। सुरभि सभी घर वालों को बालकनी में ले जाती है, जहां वो लोग देखते हैं कि मोहल्ले के सभी घरों में जलती हुई लाइट है। अब आप सब लोग समझे, ये जरूर किसी की साजिश है, लाइट कट करके हमें परेशान करने और भूखा रखने की। ऐसा कौन कर सकता है भला? उनके बालकनी में आने से पहले ही सूखी घास